Hello everyone. So today I have chosen the topic veto power of the President of India to discuss. So first we will understand the what is the meaning of the term veto. So veto का मतलब सिंपली ये होता है कि किसी भी चीज़ को होने से रोकना, टू प्रिवेंट सम डिसीजन मेकिंग और टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. तो ये क्यों होता है? बिकॉज कई बार हमको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है पॉजिटिव सेंस में भी. कई बार इसका यूजेज हम नेगेटिव सेंस में भी देखते हैं. फॉर एग्जांपल, जब यूएनएससी की बात होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमारा टॉप इंटरनेशनल बॉडी है यूएन, उसमें एक बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, राइट. उसके 5 मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस. तो जब भी इंडिया को यूएनएससी का मेंबर बनाने की बात चलती है ना, तो चाइना हमेशा ये अपना वीटो पावर यूज़ करता है. हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि चाइना हैज़ यूज्ड इट्स वेटो टू डिनाई द क्लेम ऑफ इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ यूएनएससी, राइट. तो चाइना इसको इस सेंस में यूज़ करता है, वो नहीं चाहता है कि इंडिया यूएनएससी का मेंबर बने. और किस केस में हम वीटो देखते हैं? हम अपने घर में देख सकते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके हाथ में वीटो पावर होती है हमारे लाइफ के डिसीजन मेकिंग में. सो सिंपल सा मतलब हम इससे ये समझ सकते हैं कि वीटो पावर क्या होता है, कि किसी भी जो ग्रुप की डिसीजन मेकिंग होती है या फिर किसी की भी डिसीजन को प्रिवेंट करना, मतलब उसको होने से रोकना, होने ना देना. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में ये वीटो पावर का यूजेज क्या है और उसके अलग अलग क्या मायने हैं, वो हम इस डिस्कशन में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो पहली बात तो ये कि किस किस चीज़ में प्रेसिडेंट का यूजेज हो सकता है वीटो पावर का. तो पहले बात अपन ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी भी बिल को असेंट करते हैं. तो कोई भी जो बिल होता है पार्लियामेंट में, जब भी कोई लॉ मेकिंग होती है तो सबसे पहले उसको बिल के फॉर्म में लाना होता है. तो जब भी वो बिल पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है, तो उसका जो फाइनल कॉल होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है. जब तक प्रेसिडेंट उसको असेंट नहीं देता, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता, वो बिल लॉ नहीं बनता. तो अ बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके. तो प्रेसिडेंट जो है वो अपना असेंट 3 तरीके से दे सकते हैं. President can give his assent in he has 3 alternatives. He may give his assent to the bill, वो अपनी मंजूरी दे सकते हैं उस बिल को, हामी भर सकते हैं, या तो वो मना कर सकते हैं, he can withhold his assent to the bill, और he may return the bill फॉर रिकन्सिडरेशन टू द पार्लियामेंट. ये पॉइंट देखने लायक है. तो रिकन्सिडरेशन का मतलब ही सिंपल मतलब ये है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो बिल जो है वो पार्लियामेंट फिर से देखे कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, या फिर कोई फेसेट तो ऐसा नहीं है जो छूट गया है, या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी तो नहीं है जिसको केटर करना छूट गया है इंडिया में. बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. ओके. तो वहाँ के जो लॉज होते हैं वो काफ़ी उनको सोच समझ के और सबको ध्यान में रख के बनाना पड़ता है. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें, इतनी सिंपल नहीं होती. तो इन सब चीज़ों को कौन ध्यान में रखेगा? तो प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इसलिए बनाई गई है कि वो सारी कंट्री का मतलब जो एक एक कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है कि वी शुड मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम, वी शुड टेक द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ये सब चीज़ें जो है वो कौन मॉनिटर कर रहा है? फाइनली जा कर के हम प्रेसिडेंट से ही उम्मीद रखते हैं कि वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे. तो पार्लियामेंट भी एक ऐसी बॉडी है जो लॉ मेकिंग करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव होती है लोगों की, लेकिन उसका जो फाइनल असेंट है वो उसके बिल का जो फाइनल असेंट है वो प्रेसिडेंट से के पास है. इसलिए प्रेसिडेंट इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वो ये बोल सकते हैं कि ये बिल में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है, आप इसको फिर से रिकन्सिडर करो. लेकिन अगर यही रिटर्निंग पावर जो है प्रेसिडेंट की रिकन्सिडरेशन के लिए जो वो पार्लियामेंट को बोलते हैं, अगर वही बिल फिर से पार्लियामेंट ने पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो उन जो पार्लियामेंट को कुछ चीज़ें सही लगी कि हाँ प्रेसिडेंट ने सही बोली थी, तो उसने कुछ अमेंडमेंट किया, या फिर कभी कभी उसको सही नहीं लगी तो उसने जैसा बिल था वैसे ही फिर से पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट के पास ये मजबूरी बन जाती है कि उसको उस बिल को असेंट करना ही पड़ेगा, मतलब मंजूरी देनी ही पड़ेगी. सो ये हमने एक ओवरव्यू देखा वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट का. नेक्स्ट हम देखते हैं कि वीटो पावर का यूज़, ऑब्जेक्टिव, मेन मोटो क्या है.
तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड. फर्स्ट इज टू प्रिवेंट द हेस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट. लेजिस्लेशन का सिंपल मतलब हम यहाँ पे लॉ से समझेंगे. सो कभी कभी जो लॉज होते हैं वो जो इल कंसिडर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने अभी फार्मर्स बिल देखा था, तो पार्लियामेंट ने तो उसे गुड इंटेंशन से पास किया था, बट जो फार्मर कम्युनिटी है उसको अपने लिए वो प्रॉब्लमेटिक लगा. सो दे प्रोटेस्टेड एंड देन द बिल गॉट कैंसल्ड ऑल्सो. सो कभी कभी क्या होता है कि जो बिल होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो इल कंसिडर्ड हो जाते हैं या फिर हेस्टी या फिर बहुत जल्दबाजी में बनाए गए होते हैं, क्योंकि हमें या तो हमें उसकी नीड होती है इमीडिएट या फिर कोई भी रीज़न की वजह से. अगर हेस्टी डिसीजन मेकिंग है तो वो सबके लिए घातक हो सकती है. इन सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रेसिडेंट का वीटो पावर यूज़ हो सकता है. और नेक्स्ट क्या हो सकता है, टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच में बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो प्रेसिडेंट को ना गार्जियन कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये देखे कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कोई चीज़ तो नहीं हो रही है. तो बिल भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल कई बिल्स होते हैं ऐसे जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं. तो अगर ऐसा कुछ केस है तो प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज इज वीटो पावर. सो ये रहा ऑब्जेक्टिव. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के वीटो पावर होते हैं. सो देयर आर फोर टाइप्स. ओके, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो. तो एक एक करके पहले देखते हैं क्या है वीटो पावर, और फिर उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, इट रिफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल पास बाय द पार्लियामेंट. सो ये सिंपल सा केस है जो हमने अभी पहले भी देखा कि प्रेसिडेंट क्या है, अपना जो असेंट है वो विदहोल्ड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि मंजूरी देने से. तो अगर ऐसी कुछ पावर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम उसको एब्सोल्यूट वीटो बोलेंगे. अब ये दो केसेस में ही हो सकता है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट का वीटो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू ही पॉसिबल है. मीन्स इसमें भी प्रेसिडेंट अपना जो पावर है, डिस्क्रिशन है, वो नहीं यूज़ करते हैं. अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आपको इसमें एब्सोल्यूट वीटो करना है तो वो करेंगे, और अगर कह रहे हैं कि इसमें वीटो नहीं करना है, आप इसको पास कर दो, इसमें एसेंट दे दो, तो वो वैसा ही करेंगे. क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो मिट्टी का महादेव होता है, वो चलता रियल पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से है. सो जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें एट द बैक ऑफ द माइंड व्यूअर्स को ये रखना चाहिए कि ये सब जो चीज़ें हैं वो कैबिनेट की एडवाइस से ही होंगी. तो एब्सोल्यूट वीटो किस केस में हो सकता है, इस लॉजिक से एब्सोल्यूट वीटो उस केस में हो सकता है जो कि कैबिनेट की मंजूरी के खिलाफ हो, जो कैबिनेट के अगेंस्ट हो. अब कैबिनेट में कौन मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं. तो गवर्नमेंट से जो अलग मेंबर्स होते हैं वो अपोजिशन के होते हैं, अलग पार्टी के होते हैं. तो ऐसे मेंबर्स जब बिल लेकर के आते हैं पार्लियामेंट में, तो उस केस में हो सकता है कि कैबिनेट ये एडवाइस करे कि आप एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज करो, प्रेसिडेंट को ये बोल सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है. अब दूसरा केस क्या हो सकता है, जब वो जो गवर्नमेंट है जिसकी कैबिनेट बनी हुई थी उसने रिज़ाइन कर दिया हो, या फिर इमरजेंसी का केस हो सकता है, गवर्नमेंट सरकार गिर गई हो, कई बार ऐसा होता है. तो गवर्नमेंट का ही बिल था, लेकिन क्योंकि कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया था, तो उस केस में अगर उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास बिल पड़ा हुआ है असेंट के लिए, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो नेक्स्ट कैबिनेट आए, न्यू कैबिनेट आए, जो न्यू गवर्नमेंट के फेस को लेकर आए, नई सरकार बने, तो वो मना कर सकती है गवर्नमेंट को कि आप पुरानी वाली गवर्नमेंट के बिल को असेंट मत दो. तो एब्सोल्यूट वीटो का केस देखा हमने, ये दो केसेस हैं. अब हम ये देखेंगे कि रियलिटी में ऐसा कब कब हुआ है. तो एब्सोल्यूट वीटो का केस सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज किया था प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने. ये किस केस में किया था इन्होंने, पेप्सू के अप्रोप्रिएशन बिल में. पेप्सू का अप्रोप्रिएशन बिल अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो उस टाइम पे जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एक ही स्टेट हुआ करते थे, तो उनके कुछ फंडिंग से रिलेटेड इशू था इस बिल में कि उनको फंड प्रोवाइड कराना था. लेकिन वो जो स्टेट था उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल में था, तो वहाँ की वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ये रेटिफिकेशन नहीं मिल पाया था कि ये जो बिल है जिसमें इसमें जितना अमाउंट आपको अलोकेट किया जा रहा है वो उससे खुश हैं या नहीं, या फिर जो भी जो इस बिल में जो इशू थे वो उस स्टेट से हमको उस टाइम पे मंजूरी नहीं मिल पाई थी. इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था कि इस बिल को असेंट करने से मना कर दिया था कि अभी जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट रूल में है, तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते. सेकेंड केस जब ऐसा ये चीज़ एक्सरसाइज हुई थी वो तब हुई थी जब 1991 में हुई थी. प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने विद होल्ड किया था एसेंट किस बिल के लिए, सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल.
तो ये वाला बिल जो है वो थोड़ा मॉनेटरी लग रहा है, मनी से रिलेटेड लग रहा है। तो एक चीज़ हम यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट के तौर पे ये देखेंगे कि जो भी बिल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जो नॉर्मल बिल होते हैं उन्हें हम ऑर्डिनरी कहते हैं, लेकिन जो मनी मैटर से रिलेटेड होते हैं ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम मनी बिल कहते हैं। और ऐसे बिल जो पास होते हैं पार्लियामेंट में, उनको पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। तो एक बार रिकमेंडेशन लेनी होती है प्रेसिडेंट से उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में, ऐसा समझ लो। तो उसका जो प्रीवियस रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट का उसमें नीडेड होता है, लेकिन इस केस में नहीं हुआ था, तो प्रेसिडेंट ने ये पावर एक्सरसाइज की थी। तो ये रहा ओवरऑल अबाउट व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वीटो एंड व्हाट ऑल आर इट्स केसेस। तो एब्सोल्यूट वीटो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है, ये पावर अलाउड है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वो है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? हमने जब पहली स्लाइड में 3 ऑप्शंस पढ़े थे प्रेसिडेंट के सामने जो होते हैं, वो होते हैं कि वो या तो दे सकते हैं, या तो नहीं दे सकते, या तो रिटर्न कर सकते हैं। तो जो रिटर्न करने वाली पावर है ना, वो सिंपली आप समझो कि वो सस्पेंसिव वीटो होता है। ओके, तो प्रेसिडेंट exercise this veto when he returns a bill for the reconsideration of the parliament। तो अब ये चीज़ में यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जब अगर पार्लियामेंट उस बिल को विद और विदाउट अमेंडमेंट फिर से पास करती है, तो प्रेसिडेंट के सामने क्या हो जाता है? ऑब्लिगेशन हो जाता है। ये हमने वहाँ पर भी देखा था। लेकिन ये जो वीटो है रिटर्निंग पावर वाला, इसमें 2 केसेस हैं। पहला केसेस ऑर्डिनरी मेजॉरिटी वाला है, एंड दूसरा केस है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी वाला। तो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी क्या होता है? सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी मेजॉरिटी क्या है। ऑर्डिनरी मेजॉरिटी कुछ नहीं है, सिंपली 50% मार्क होना चाहिए हमारा, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 50% होना चाहिए क्या? वोट। तो ये सिंपल मेजॉरिटी होती है। और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी को सिंपल मेजॉरिटी भी बोलते हैं। तो अगर 50 लोग प्रेजेंट है पार्लियामेंट में, तो 25 और 25 से ज़्यादा लोग उस बिल को अगर मंजूरी देते हैं, उसके लिए वोट करते हैं, तो वो जो बिल है हम उसको ये मानेंगे कि वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ है। तो ये होता है ऑर्डिनरी मेजॉरिटी का केस। तो अगर पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट ने जो बिल को रिकन्सिडर करने के लिए दिया था पार्लियामेंट को, अगर वो बिल पार्लियामेंट फिर से पास कर देती है सिंपल मेजॉरिटी से, तो प्रेसिडेंट की सस्पेंसिव वीटो वाली पावर ओवरराइड हो जाएगी, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट को उसके बाद असेंट देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, राइट। सो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी का केस जब होता है तो तब हम उसे सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। तो अब हमको ये ऑब्वियस सा एक कंक्लूजन होता है कि अगर ऑर्डिनरी मेजॉरिटी है, दैट मीन्स सम अदर मेजॉरिटी की भी पॉसिबिलिटी होगी। तो यस, स्पेशल मेजॉरिटी की। तो स्पेशल मेजॉरिटी देख लेते हैं क्या होता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी का केस थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर 2/3 ऑफ दी वोट चाहिए होता है हमको। क्या चाहिए होता है? 2/3 ऑफ दी वोट, या तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मेंबर्स प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए, या फिर किसी केस में स्पेशल मेजॉरिटी का ये भी होता है कि जो टोटल मेंबर्स हैं हाउस के, उसका 2/3 होना चाहिए। तो स्पेशल मेजॉरिटी के कुछ 1-2 केसेस हैं, वो थोड़ा सा टिडबिट्स उनकी काफ़ी बारीक डिटेल हो जाएंगी। वो यहाँ पर हमको जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी कैसे ऑर्डिनरी से डिफरेंट होती है। सो आई एम डिस्कसिंग दैट। तो स्पेशल मेजॉरिटी का केस जब आता है, तो उस केस में जो वीटो होता है उसको हम क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड वीटो। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वालिफाइड वीटो विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद द हायर मेजॉरिटी। तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट ने बिल को रिकन्सिडर करने के लिए भेजा है और पार्लियामेंट ने उसे हायर मेजॉरिटी से पास करके वापस भेजा प्रेसिडेंट को, तो वो जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट की, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ये केस क्वालिफाइड वीटो में होता है। अब इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 ही वीटो है, वो है एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो किसके प्रेसिडेंट के पास होता है? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू what all are the cases of suspensive veto। so again हम suspensive veto में आ गए। suspensive veto क्या था? जिसमें प्रेसिडेंट की वीटो पावर को हम ओवरराइड कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। ओके, सो ये था। अब ये जो पावर होती है वो मनी बिल के केस में पॉसिबल नहीं होती।
तो मनी बिल का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, 3 टाइप्स ऑफ बिल की ऑर्डिनरी होते हैं, मनी बिल होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं। तो मनी बिल को हम सिंपली अभी यहाँ पर इतना समझ सकते हैं कि ये मॉनेटरी मैटर्स से रिलेटेड होते हैं। तो मनी बिल के केस में क्या होता है कि पहले से ही हमको प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में, इसलिए इसका जो केस होगा उसमें बनेगा ही नहीं, उसमें सस्पेंसिव वीटो बन ही नहीं सकता। सस्पेंसिव वीटो नहीं बन सकता, इसका मतलब क्या है कि 2 ही ऑप्शन होंगे अब प्रेसिडेंट के पास। अगर वो बिल मनी बिल है तो प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट टू द मनी बिल और विदहोल्ड हिज असेंट टू द मनी बिल, बट कैन नॉट रिटर्न इट टू द फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो ये केस सिर्फ मनी बिल के साथ है, तो सस्पेंसिव वीटो इज़ नॉट अलाउड। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल क्या है। ये है पॉकेट वीटो। सो पॉकेट वीटो बड़ा ही अच्छा एक मैकेनिज़्म है किसी भी चीज़ को रोकने का। तो यहाँ पर होता क्या है कि द प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न्स द बिल बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। सिंपली हम पॉकेट वर्ड से ही अगर समझें कि प्रेसिडेंट ने उस बिल को उठा के चुपचाप अपने पॉकेट में रख लिया, अब उसको वो भूल चुका है, ना वो किसी को ना वो उस पर असेंट दे रहा है, ना वो उसको विदहोल्ड कर रहा है, ना मना कर रहा है, ना हाँ कर रहा है, और ना ही रिटर्न कर रहा है। कोई भी एक्शन नहीं ले रहा उस बिल में, उसको सिंपली अपने पॉकेट में रख लिया है उसने और भूल चुके हैं। तो ये केस जब आता है, ऐसा कुछ पावर अगर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो तब हम उसे पॉकेट वीटो का केस कहते हैं। तो प्रेसिडेंट उसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते, ठीक है, इस पावर में। अब द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब any time limit which within which he has to take the decision। तो पॉकेट वीटो में अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अनलिमिटेड कि कोई टाइम पीरियड डिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये बिल रख करके वो 1 साल तक के लिए भी भूल सकते हैं, 2 साल तक के लिए भी भूल सकते हैं, अपने कार्यकाल ख़त्म हो जाने तक भी भूल सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो है। तो अब हम इंटरेस्टिंग फिनोमेना पढ़ने के बाद ऑब्वियसली ये क्वेरी उठती है कि ऐसा कभी हुआ है क्या इंडिया में। तो यस, इंडिया के प्रेसिडेंट जैल सिंह यानी जैल सिंह ने 1986 में ये पावर एक्सरसाइज की थी। किसके ऊपर? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के ऊपर। ये बिल के ऊपर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल टर्म्स थी। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया था, उसने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड हैंस आर वाइडली क्रिटिसाइज। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को वायलेट करा था। फ्रीडम ऑफ प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 19 है उसके थ्रू हमारा फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है वो प्रोटेक्टेड है। तो अगर कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो ये प्रेसिडेंट का कर्तव्य बनता है कि उसमें वो वीटो यूज़ करे या फिर ऑब्जेक्शंस दिखाए। तो प्रेसिडेंट जैल सिंह ने ऐसा किया था कि उस बिल के लिए उन्होंने पॉकेट वीटो एक्सरसाइज किया था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को नॉर्मली कैबिनेट की एडवाइस माननी पड़ती है तो वो मजबूर रहता है, लेकिन पॉकेट वीटो थोड़ा सा डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट को ये देता है कि वो असेंट ही ना दे और असेंट विदहोल्ड भी ना करे। जस्ट कीप इट सिंपल, कीप इट इनसाइड योर पॉकेट। उसके बाद फिर 3 साल तक उन्होंने नहीं किया था, 3 साल तक उसमें कोई एक्शन नहीं लिया था। जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए थे तो फिर से उस बिल को रिकन्सिडर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट बदल चुकी थी तो उस गवर्नमेंट ने ही उस बिल को ड्रॉप कर दिया। सो दिस इज़ द केस। इस तरीके से प्रेसिडेंट ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने वाली चीज़ को बचाया था। So this was all about pocket veto. Now let's come to some differences and some clarity of the concept which we have studied yet. So central, यहाँ पर state legislation को थोड़ा सा avoid भी करेंगे तो चलेगा, because देखो state legislation में भी president का veto use होता है, but थोड़े से उसमें complicated cases है। So मैंने यहाँ पर वो चीज़ नहीं ली थी, बट सिंपल समझ सकते हैं कि जब ऑर्डिनरी बिल का केस होता है तो दोनों ही केस में प्रेसिडेंट उसको रेटिफाई कर सकता है, या तो रिजेक्ट कर सकता है, या तो रिटर्न कर सकता है। सो दिस इज़ क्लियर। ये एब्सोल्यूट वीटो के केस में भी हमने देखा। लेकिन जब मनी बिल होता है तो या तो वो असेंट दे सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ये केस देखा क्योंकि उसमें प्रीवियस परमिशन चाहिए होती है। सेम गोज विद स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल का केस आया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? ये बड़ी अच्छी खासी स्पेशल पावर होती है पार्लियामेंट के पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर डाले। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है। इसमें प्रेसिडेंट को रेटिफिकेशन देना ही होता है। वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत मुश्किल से पार्लियामेंट में
पॉसिबल हो पाता है, वो काफ़ी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होता है। इतनी आसानी से कोई भी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली वो बिल इतनी दिक्कतों से गुजर के आया होता है, इतने सारे ऑब्जेक्शंस को टैकल करके आया हुआ होता है कि उस बिल में ऑब्वियसली नॉर्मली कोई ऐसी कोई एरर होती नहीं है जो कि प्रेसिडेंट को देखनी चाहिए। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लॉजिक लगाया कि ठीक है, यहाँ पर जो एक ही प्रोविज़न रखो कि उसको रेटिफिकेशन देना ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही पावर होती है कि उसको असेंट देना पड़ता है। दैट मीन्स नो वीटो कैन बी अप्लाइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आई होप चीज़ें क्लियर रही होंगी। थैंक यू।